हेलो स्टूडेंट्स, नवीन विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर 7। लेक्चर 6 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं एंड लेक्चर 6 में हमने क्या क्या पढ़ा था वो मैं आपको एक बार फिर रिवाइज करवा देती हूं। हमने पढ़ा था आरबीआई जो इस्टेब्लिश हुई थी 1935 में। ये किसके एडवाइस पे हुई थी? 1926 में उन्हें एक एडवाइस दी थी। किसने दी थी? हिल्टन यंग कमीशन ने। किसने दी थी वो एडवाइस? हिल्टन यंग कमीशन ने वो एडवाइस दी थी। किसको दी थी? गवर्नमेंट को दी थी। और गवर्नमेंट ने 1935 में आरबीआई स्टेब्लिश किया था। जब स्टेब्लिश किया था तो ये किसके हाथों में था? प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट। प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट था तो प्राइवेट के हाथों में ज्यादा था और गवर्नमेंट के कम। तो हम बोल सकते हैं तब भी ये किसके लिए चल रहा था? प्रॉफिट के लिए, ना तो सरकार के लिए ना लोगों के लिए। तो धीरे धीरे जब सरकार ने सोचा कि ये अब भी हमारे हाथ में नहीं है तो धीरे धीरे इनसे हिस्सेदारी खरीदना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे 1948 तक पूरी तरह से गवर्नमेंट के हाथों में हो गया और लास्ट 1949 में इसका क्या हो गया? इसका हो गया नेशनलाइजेशन हो गया। किसका? आरबीआई का। तो आरबीआई एस्टेब्लिश्ड हुआ 1935 में। इसका जो नेशनलाइजेशन है वो कब हुआ? 1949 में। किसके सुझाव पर हुआ? हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा हुआ। आरबीआई के जो गवर्नर है वो कौन है? श्री शक्तिकांत दास है। श्री शक्तिकांत दास। इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ है? मुंबई में है। और ये कब हुआ? 1937 में। अब आप पूछेंगे 2 साल कहाँ गए? तो 2 साल इसका था कोलकाता था हेड ऑफिस। क्या था? कोलकाता इसका हेड ऑफिस था। 1937 में कहाँ हो गया? मुंबई हो गया। इसका स्ट्रक्चर, इसका आरबीआई का स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर 5 में। स्ट्रक्चर समझ चुके हैं और इस स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है वो हम समझ चुके हैं। गवर्नर कौन है? श्री शक्तिकांत दास है। आरबीआई एस्टेब्लिश्ड हुआ 1935 में और 1949 में इसका क्या हो गया? नेशनलाइजेशन हो गया। इतना हम पढ़ चुके थे। हमने एक चीज और पढ़ी थी, फंक्शंस। फंक्शंस हम आज पूरे क्लियर करेंगे। एंड हमने पढ़ा था मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी में हमने देखा था मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? आरबीआई बनाती है। क्यों बनाती है? मौद्रिक नीति को नियंत्रण करने के लिए बनाती है। मौद्रिक नीति क्या होती है हम समझाएंगे। और आरबीआई जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो एवरी 2 मंथ्स में बनाती है। कितने में? 2 मंथ्स में बनाती है। इसका जो फाइनेंशियल ईयर होता है ये स्टार्ट कहाँ से होती है? तो वो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। आया समझ में? क्या होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। मॉनेटरी पॉलिसी बनाने के लिए कितने मेंबर्स बैठते हैं? 6 मेंबर्स बैठते हैं। ये हो गया आपका जो हमने लास्ट लेक्चर 5 में पढ़ा था। एक बात और कि हिल्टन यंग कमीशन ने आरबीआई को खोलने का सुझाव क्यों दिया था? 2 कारण थे। एक तो बैंकों का नियंत्रण करना, बैंक्स रेगुलेशन, और एक था इश्यू ऑफ करेंसी। क्या था? इश्यू ऑफ करेंसी। तो ये चीज आ गई आपके समझ में। हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हमारे अब आरबीआई के फंक्शंस पे। तो देखिए आरबीआई के फंक्शंस क्या क्या है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो देखिए इसके फंक्शंस पढ़ेंगे हम। इसके फंक्शंस पे आते हैं। तो मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में कि हर कोई, चाहे चाय की दुकान हो, चाहे छोटा सा उद्योग हो, कंपनी हो, हर किसी के फंक्शंस होते हैं। बिना फंक्शंस के वो क्या करेगा? कुछ करने के लिए उसे फंक्शंस करने पड़ेंगे। तो आरबीआई के फंक्शंस हम देख लेते हैं क्या क्या है। तो इसका पहला है, आता है सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक। सेकंड आता है बैंकर्स बैंक, मतलब बैंकों का बैंक। थर्ड है इसका गवर्नमेंट बैंक। क्या है? गवर्नमेंट बैंक। फोर्थ है इश्यू ऑफ करेंसी। पांचवा है मेंटेन्स फॉरेक्स रिजर्व। क्या? मेंटेन्स फॉरेक्स रिजर्व। और 6 आता है
LOLR, LOR का मतलब क्या होता है? लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। आया समझ में? तो आरबीआई के इतने फंक्शंस हैं, बाकी फंक्शंस और है तो हम कर सकते हैं 7 नंबर डाल के क्या कर सकते हैं? अदर फंक्शंस। क्या कर सकते हैं? अदर फंक्शंस। तो हम ये जो मोस्ट टॉपिक है, छह फंक्शंस है वो पढ़ेंगे। सेंट्रल बैंक, बैंकर्स बैंक, गवर्नमेंट बैंक, इश्यू ऑफ करेंसी और बेंडेंस फॉरेक्स रिजर्व और LOLR मतलब लैंड ऑफ लास्ट रिसोर्ट। तो हम पहला पढ़ते हैं सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या क्या कार्य करता है? सेंट्रल बैंक के बारे में आपको मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ, तो ये आप जान चुके हैं, ये आप कर सकते हैं। तो हम सेकंड से स्टार्ट करते हैं, बैंकर्स बैंक। तो देखिए इसमें क्या है। पहला आता है बैंकर्स बैंक, बैंकों का बैंक। अब इसका मतलब क्या है? बैंकों का बैंक, इसका मतलब है, देखिए बैंकों का बैंक मतलब हर किसी चीज़ का एक बड़ा होता है। जैसे आप स्टूडेंट्स हो तो आपके फादर है, वो बड़े हैं, तो वो आपके पिताजी हो गए। स्कूल में कोई हेड होता है, कहीं ना कहीं हर किसी का हेड होता है। तो बैंकों का बैंक मतलब हमारे देश में बहुत सारे बैंक है, तो उन सभी बैंकों को कौन कंट्रोल करता है, कौन गाइड करता है? वो होता है आरबीआई। तो सभी बैंकों का बैंक कौन हो गया? बैंक आरबीआई। अब आरबीआई किस तरह से कंट्रोल करता है? तो इसके लिए आरबीआई ने 2 एक्ट बना दिए। कौन कौन से एक्ट बनाए? 2। तो पहला एक्ट है आरबीआई एक्ट 1934 और एक है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इन दोनों के द्वारा वो क्या करता है? सभी बैंकों को कंट्रोल करता है, सभी बैंकों का नियंत्रण करता है, उनका नियमन करता है, उन्हें जरूरत पड़ने पर उन्हें चीज़ें प्रोवाइड करवाता है, उनकी स्थितियां देखता है, उनकी हेल्प करता है, समय समय पर उनकी कार्रवाई भी करता है। तो सभी बैंकों का बैंक कौन होता है? आरबीआई। और एक किन 2 एक्ट के अंतर्गत इस पे कंट्रोल करता है? 2 आरबीआई एक्ट 1934 और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो आया, तो हम कह सकते हैं इन दोनों एक्टों से वो क्या करता है? बैंक रेगुलेटिंग सिस्टम को देखता है। तो आरबीआई इन 2 एक्टों से क्या करता है? रेगुलेटिंग सिस्टम को देखता है, मतलब नियंत्रण का जो सिस्टम है वो देखता है कि कैसे इनको नियंत्रण किया जाए, कैसे इनको निर्देशित किया जाए, कैसे इनको रेगुलेट किया जाए। तो हम बोल सकते हैं आरबीआई क्या होता है? सभी बैंकों का बैंक होता है, क्योंकि आरबीआई की जिम्मेदारी है सभी बैंकों का नियंत्रण करना, उनकी निगरानी रखना, उनका नियमन करना। तो हम बोल सकते हैं कि ये सभी बैंकों का क्या होता है? बैंक होता है, क्योंकि ये सभी खातों को नियमित करता है, सभी के लेन देन में कोई गलती हो जाती है वो इसे समाशोधित करता है। तो क्या होता है? आरबीआई सभी बैंकों का बैंक होता है। ये फंक्शन आप सभी के समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट फंक्शन पढ़ते हैं हम। तो देखिए वापस बैक जाते हैं और बैक में देखते हैं हम। नेक्स्ट फंक्शन आता है गवर्नमेंट बैंक। क्या आता है? तीसरा गवर्नमेंट बैंक मतलब सरकार का बैंकर। अब सरकार का बैंकर से आप मतलब समझ गए होंगे, बैंकर मतलब सभी क्रियाएं करने वाला जो बैंक से संबंधित हो। तो सरकार का बैंकर मीन्स सरकार के बैंकर में ये है, सरकार के जितने भी खाते होते हैं उन सभी का लेन देन कौन देखता है? आरबीआई। कौन देखता है? आरबीआई। उन्हें लोन प्रोवाइड करवाना, उनसे जमाए प्राप्त करना या फिर उनसे कोई लेन देन करना, लेन देन प्राप्त करना, वो सभी कौन देखता है? आरबीआई देखता है। और ये किसके तहत देखता है? सेक्शन 21 के तहत देखता है। आरबीआई सरकार को टाइम पर सलाह देता है, किसको कंट्रोल करने के लिए? मनी को कंट्रोल करने के लिए। उनके लेन देन, उनके खातों को देखता है, उनके ट्रांसफरिंग को देखता है, सरकार की वित्तीय सहायताएं करता है। संकट की स्थिति में आरबीआई सरकार के हेल्प के लिए हमेशा आगे आता है। तो और किसके तहत करता है? सेक्शन 21। तो हम इसमें बोल सकते हैं वेज एंड मीन एडवांस
ये इसका स्लोगन बोल सकते हैं हम, एक लेवल बोल सकते हैं आरबीआई गवर्नमेंट बैंक का, कि बेस मतलब सरकार को सलाह देता है। कौन? आरबीआई देता है गवर्नमेंट को सलाह, एडवांस, उनको जरूरत होने पर उनको अग्रिम ऋण देता है। कौन देता है? आरबीआई। तो हो गया ये सरकार का बैंकर, आपके समझ में आ गया होगा, एक फंक्शन है सरकार का बैंकर। अब इसका हम नेक्स्ट फंक्शन पढ़ते हैं, वो क्या है? इश्यू ऑफ करेंसी। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, काफ़ी बार समझा चुकी हूँ, आज इसको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट फंक्शन आता है इश्यू ऑफ करेंसी। इसको बोलेंगे हम नोटों का निर्गमन। पहला तो ये कि नोटों का निर्गमन कहाँ से करती है आरबीआई, वो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, कई बार बता चुकी हूँ। नोटों का निर्गमन आरबीआई करती है न्यूनतम कोष से। न्यूनतम कोष के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। किसका? नोटों के निर्गमन का। इसमें होता है 200 करोड़, जिसमें डिवाइड किया था 185 एंड 15 सोना एंड प्रतिभूति। आरबीआई को इतना अपने पास मेंटेन करके रखना पड़ता है, इसके अलावा वो सारा इश्यू कर देती है नोटों का निर्गमन। और ये किस सेक्शन के थ्रू होता है? सेक्शन 22। किसके तहत होता है? सेक्शन 22 के तहत आरबीआई नोटों का निर्गमन करती है। और सबसे बड़ी बात कि जो नोटों का निर्गमन करती है आरबीआई, वो एक लिमिट तक करती है, उसकी लिमिट होती है 10,000। क्या होती है? 10,000। मैक्सिमम डेमिनेट कितना करती है? डिनोनेट वो करती है 10,000 मैक्सिमम नोट निकाल सकती है ये एक साथ आरबीआई, चाहे बार बार कितने ही निकाले, एक साथ 10,000 निकाल सकती है। ये किसके तहत करती है नोटों का निर्गमन? सेक्शन 22। एक महत्वपूर्ण चीज़ है इसमें कि सभी नोटों को जो निर्गमन कौन करती है? आरबीआई। लेकिन हमारे यहाँ 1 रुपये भी तो चलते हैं, लेकिन 1 रुपये को कौन करता है? सरकार करती है। कौन करता है? सरकार करती है। तो नोटों का निर्गमन किसके द्वारा किया जाता है? आरबीआई के द्वारा किया जाता है। हमारे देश में केवल नोटों का निर्गमन किसके द्वारा? आप इसको बोलेंगे ऐसे नहीं, नोटों का निर्गमन हमारे देश में आरबीआई को ही केवल नोटों के निर्गमन का एकाधिकार प्राप्त है, इसके अलावा कोई भी नोटों का निर्गमन नहीं कर सकता। सेक्शन 22 के अंतर्गत यह करती है। मैक्सिमम 10,000 के नोट ये डेमोनेट कर सकती है, और 1 रुपये का नोट इसके द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि 1 रुपये का नोट केवल सरकार के द्वारा किया जाता है। ये सब किस में आता है? नोटों के निर्गमन में आता है। एक चीज़ और कि जो नोटों पर जो लैंग्वेज होती है, हमारे जो भारत का नोट है आप देखेंगे उस पर कितनी तरह की लैंग्वेज होती है? 15 तरह की लैंग्वेज होती है, जो मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ। नोटों पे कितनी तरह की लैंग्वेज होती है? 15 तरह की लैंग्वेज होती है। ये सब चीज़ हो गया आपका इश्यू ऑफ करेंसी में, तो ये भी आपके समझ में आ गया होगा। हमारे नेक्स्ट फंक्शन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट फंक्शन है मेंटेनेंस ऑफ फॉरेक्स रिजर्व। हमारा 5th फंक्शन है मेंटेनेंस फॉरेक्स रिजर्व। फॉरेक्स मतलब फॉरेन आप समझ गए होंगे, रिजर्व मतलब संचय, और मेंटेन हमारी आरबीआई। इसको समझने में सिर्फ आप इतना समझिए कि जो हमारी आरबीआई है वो विदेशों से होने वाले आयात निर्यात आदि को कंट्रोल करती है। देश में विदेशों से जो पैसा आता है उसे संचय करने का काम करती है, उसे कंट्रोल करती है, ना ज़्यादा ना कम, उन सभी को स्थिर बनाए रखती है। विदेशी मुद्रा को प्रबंध करती है, उन्हें देखती है किस देश का कितना पैसा आ रहा है, किस देश से कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, किस देश से कितना इंपोर्ट हो रहा है। तो सभी चीज़ें जो फॉरेन मनी से संबंधित है, फॉरेन मुद्रा से संबंधित है, विदेशी मुद्रा से संबंधित है, इन सभी का मैनेजमेंट किसके द्वारा किया जाता है? आरबीआई के द्वारा किया जाता है। तो समझ लेंगे हम कि जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है, हमारा विदेशों का जो कोष है, वो किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है? वो किया जाता है आरबीआई के द्वारा। तो ये फंक्शन हमने कंप्लीट किया। एक होता है LOLR लेंडर
ऑफ लास्ट रिसोर्स। इसका मतलब है अंतिम ऋणदाता, कि मतलब जब सरकार को, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को या कोई कॉमर्शियल बैंक को, कोई भी बैंक संस्था हो, बैंकिंग संस्था हो, जब उसे वित्तीय संकट आता है, जब फाइनेंशियल उसे जरूरत होती है, तब कोई हेल्प नहीं करता है, तो लास्ट में कौन हेल्प करता है? आरबीआई करती है। तो हम बोल सकते हैं वित्तीय संकट की स्थिति में केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या सभी बैंकों के लिए अंतिम ऋणदाता का काम कौन करता है? आरबीआई के द्वारा किया जाता है। ये मोस्ट जो 6 फंक्शंस है वो आपके हो चुके हैं। आते हैं हम अदर फंक्शंस पे। तो अदर फंक्शंस देखिए, जैसे सूचनाओं का प्रकाशन करना, वो किसके द्वारा किया जाता है? आरबीआई समय समय पर जरूरी सूचनाओं को प्रकाशित करती रहती है। नेक्स्ट आता है मासिक रिपोर्ट, कि मंथली आरबीआई को एक रिपोर्ट देनी होती है सरकार को या फिर किसी को, तो वो भी किसके द्वारा कार्य किया जाता है? आरबीआई के द्वारा वो रिपोर्ट तैयार कर रही है। एक आता है वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक प्रकाशन, जब वो मंथली रिपोर्ट बनाएगी तो वार्षिक भी बनाएगी ही बनाएगी। और विकासात्मक भूमिका, कि आरबीआई का सबसे मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि देश का विकास करना, अर्थव्यवस्था को बनाए रखना, हमारी अर्थशास्त्र को ठीक रखना, मतलब अर्थशास्त्र मतलब अर्थव्यवस्था, इस इकोनॉमी को ऊंचा बनाए रखना सभी देशों की तुलना में। इन सब चीज़ों, ये सारे फंक्शंस हो चुके हैं। 2 चीज़ और आती है इसमें फंक्शंस पे, अवमूल्यन और अधिमूल्यन, जिसके बारे में पहले बता चुकी हूँ। अवमूल्यन क्या होता है और अधिमूल्यन? विदेशों की तुलना में हमारे देश का मूल्य गिर जाना वो होता है अवमूल्यन, और दूसरे देशों की तुलना में हमारे देश का मूल्य अधिक हो जाना वो होता है अधिमूल्यन। ये मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको, तो 2 चीज़ मैंने अभी बता दी। तो ये हो गए हमारे आरबीआई के फंक्शंस। वैसे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और होगी तो आप पूछ सकते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वो होता है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, जो मैं हल्का सा आपको बता चुकी हूँ कि जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है वो क्या होती है। तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी, पहले तो ये मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है? हर 2 मंथ्स में बनाई जाती है, ये मैं बता चुकी हूँ। फाइनेंशियल 1 अप्रैल से 31 मार्च। इसको बनाने के लिए 6 मेंबर्स बैठते हैं, एक कमेटी में 6 मेंबर्स बैठते हैं। ओके, ये चीज़ हो गई मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। इसे कौन बनाता है? आरबीआई बनाती है। किसके लिए बनाती है? इन्फ्लेशन, स्फीति के लिए बनाती है। और मौद्रिक नीति होती क्या है वो समझिए। तो मौद्रिक नीति है हमारे देश की मुद्रा को नियंत्रण में नियमन करने की रीति क्या कहलाती है? मौद्रिक नीति। जो कौन बनाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारे देश का केंद्रीय बैंक आरबीआई बनाता है। तो मौद्रिक नीति सरकार देश की मुद्रा को नियंत्रित करने के लिए बनाती है, साख को नियंत्रित करने के लिए बनाती है, साख का नियमन करने के लिए बनाती है। तो रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के आप प्रमुख उपकरण देख लेते हैं कि इसके उपकरण कौन कौन से हैं। तो इसके उपकरण हैं रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर व एसएलआर। इन चारों के बारे में आपको पहले समझा चुकी हूँ। इन दोनों के बारे में तो थोड़ा समझाया था कम, लेकिन सीआरआर और एसएलआर के बारे में मैं आपको पूरी डिटेल पहले दे चुकी हूँ। एक बार फिर से समझ लीजिएगा आप रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को। तो अब आप देखेंगे कि रेपो रेट कितनी है हमारे यहाँ। तो वो देखिए, वो है हमारी 5.40। कितनी है? 5.40। इसी प्रकार रिवर्स रेपो रेट देखी जाए तो वो कितनी है? 5.15। कितनी है? 5.15%। रेपो रेट कितनी है? 5.40। और रिवर्स रेपो रेट कितनी है? 5.15। और सीआरआर हमारे यहाँ कितना है? 4%। कितना है सीआरआर? 4%, मतलब कैश रिजर्व रेशो। और एसएलआर है हमारे यहाँ 18.75%। ओके, 18.75% स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो, संवैधानिक तरलता अनुपात। तो ये किसके उपकरण है? मौद्रिक नीति के उपकरण है। ये होते क्या हैं वो देखिए। अब हम समझ लेते हैं एक बार।
ये चारों ध्यान में रखना कि रेपो रेट कितनी है, रिजर्व रेपो रेट कितनी है, CRR कितनी है और SLR कितनी है। ओके, आपके समझ में आ गया। अब हम आते हैं इनकी डेफिनेशन, इनके एक्सप्लेनेशन पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे रेपो रेट क्या होती है। तो देखिए रेपो रेट, रेपो रेट क्या होती है? जैसे हम बैंकों से ऋण लेते हैं, जनता कॉमर्शियल बैंक से ऋण लेती है, उसी प्रकार उसी तरह कॉमर्शियल बैंक भी तो किसी से पैसे लेते होंगे ना। वो किससे लेते हैं? RBI से। तो RBI जिस रेट पर व्यापारिक बैंकों को, कॉमर्शियल बैंकों को जो लोन देती है, RBI कॉमर्शियल बैंक को जो लोन देती है, उसके बदले में उन्हें इंटरेस्ट मिलता है। तो वो इंटरेस्ट किसकी रेट पे मिलता है? वो मिलता है रेपो रेट की। और रेपो रेट क्या है? 5.40%। तो अभी फिलहाल में इस रेट पर वो इंटरेस्ट लेती है, किससे? कॉमर्शियल बैंक से। तो RBI जिस रेट पर कॉमर्शियल बैंकों को ऋण देती है, ब्याज वसूल करती है, वो होती है रेपो रेट। और रेपो रेट कितनी है? 5.40। और ये वो किस लिए करती है? वो करती है RBI को तरलता घटाने के लिए। मीन्स रेपो रेट कब बढ़ाती है, कब घटाती है? तो देखिए, कॉमर्शियल बैंक को ऋण देना। अब कॉमर्शियल बैंक यदि बार बार ऋण लेगा तो RBI के पास पैसा कम होगा, तो वो ये ऋण देके, ऋण बढ़ा के दर को वो क्या करती है? उनके पास पैसा कम करती है, किससे? ब्याज लेके। तो आया समझ में? तरलता घटाने के लिए RBI रेपो रेट अपनाती है। ये हो गया आपका रेपो रेट। इसे हम ओवरनाइट बोल सकते हैं। इसे क्या बोलते हैं? ओवरनाइट। ओवरनाइट भी ये कहलाता है। ये हो गया आपका रेपो रेट। सेकंड आता है रिवर्स रेपो रेट। अब ये देखिए आप, रेपो रेट में क्या होता है और रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है। रिवर्स रेपो रेट में RBI कॉमर्शियल बैंकों की जमाएं लेती है, मतलब उनसे जमाएं प्राप्त करती है। रेपो रेट में तो RBI इनको लोन देती थी, लेकिन रिवर्स रेपो रेट में इनसे जमाएं लेती है। और जमाएं के रूप में RBI इसमें इंटरेस्ट लेती थी और इसमें इंटरेस्ट उनको देती है। तो ये इसकी रेट क्या करती है? अब आप समझ गए होंगे इसकी रेट कम क्यों है। क्योंकि इसको क्या देना पड़ रहा है? RBI को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है ना। तो अगर वो ज़्यादा कर देगी तो उसके लिए तो महंगा हो जाएगा। तो हमेशा वो रिवर्स रेपो रेट कम ही रखती है। तरलता सीमित बनाए रखने के लिए क्या करती है? मीन्स न बैंकों के पास पैसा ज़्यादा पहुँचे न कम पहुँचे, इसके लिए वो रिवर्स रेपो रेट अपनाती है। आया समझ में? रिवर्स रेपो रेट क्या होती है? एक बार सुन लीजिए। वह ब्याज की दर, जिस ब्याज की दर पर RBI उनसे जमाएं प्राप्त करती है, वो क्या होती है? रिवर्स रेपो रेट। वो कितनी है? 5.15% है हमारे यहाँ रिवर्स रेपो रेट। नेक्स्ट आता है CRR। वो देखिए, CRR के बारे में पहले बता चुकी हूँ और SLR के बारे में पहले बता चुकी हूँ। CRR है हमारा 4%, SLR है हमारा 15.75%। ओके, CRR मतलब कैश रिजर्व रेशो। क्या? कैश रिजर्व रेशो। CRR मान के चलो हम अपनी कोई चीज़ किसी को दे रहे हैं तो हमें उसके पास कुछ रखना पड़ेगा, बिल्कुल रखना पड़ेगा। तो कॉमर्शियल बैंक मतलब देश के जितने भी बैंक हैं वो अपना थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा किसको देते हैं? RBI को देते हैं। मतलब RBI अपने सदस्य बैंकों से कुछ हिस्सा अपने पास रखती है, उनसे कुछ पैसे लेती है। वो क्या होता है? CRR। और रेट कितनी है? 4%। तो अब इस रेट को समझिए। यदि RBI को कॉमर्शियल बैंकों के पास पैसा ज़्यादा रखना है तो वो अपनी रेट कम कर देगी। मतलब साख की मात्रा अगर ज़्यादा करनी है तो वो अपनी CRR रेट घटा देगी। साख की मात्रा को कम करने के लिए, साख की मात्रा को बढ़ाने के लिए वो CRR रेट घटा देगी। लेकिन अगर उनके पास पैसा कम पहुंचना चाहिए, ऐसी इसकी मेंटेलिटी है,
तो वो क्या करेगी, कॉमर्शियल बैंक के पास पैसा कम पहुंचाने के लिए अपनी रेट बढ़ाएगी, और रेट बढ़ाएगी तो उनके पास पैसा अपने आप कम होगा, क्योंकि उनको ज्यादा हिस्सा किसके पास रखना पड़ेगा, आरबीआई के पास। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। ध्यान करना इस चीज को हमेशा कि जब साख की मात्रा बढ़ानी है किसको, आरबीआई को, तो वो सीआरआर की रेट घटा देगी। लेकिन यदि अगर आरबीआई को साख की मात्रा बढ़ानी है कहां पर, बैंकों में, तो वो इस रेट को बढ़ा देगी। ओके, आगे सीआरआर, यही चीज एसएलआर में है। अब सीआरआर में तो व्यापारिक बैंकों ने अपना हिस्सा किसके पास रखा, आरबीआई के पास। अब व्यापारिक बैंक लॉस में थोड़ी जाएंगे, व्यापारिक बैंक भी सोचेंगे हम भी कुछ रखें। तो व्यापारिक बैंक जनता का पैसा रखते हैं, लोगों का। तो जनता जो हिस्सा व्यापारिक बैंकों को देती है वो होता है एसएलआर, और इसकी रेट कितनी है, 15.75%। कितनी है, 15.75% इसकी रेट है, किसकी, एसएलआर की। ये इसकी रेट है एसएलआर। क्या है, रेट। वही चीज है, जनता हिस्सा अपने पास रखती है। यदि व्यापारिक बैंकों को जनता के पास पैसा पहुंचाना है तो अपनी रेट घटा देगी, तो जनता क्या करेगी, कम ऋण लेगी, और जनता के पास पैसा पहुंचाना है तो वो इस ऋण को घटा देगी। वही अपोजिट डायरेक्शन, जनता के पास पैसा पहुंचाना है मीन्स लोगों के पास रखना है, तो वो अपनी रेट घटा देगी, और जनता के पास से पैसा लेना है तो अपनी रेट बढ़ा देगी। मतलब जैसा जैसा आरबीआई करती है ना, वैसा वैसा व्यापारिक बैंक करते हैं। तो सीआरआर एसएलआर भी आपको समझ में आ गया होगा। कंप्लीट मौद्रिक नीति के उपकरण। तो 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, आरबीआई के फंक्शंस एंड आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी। ओके, ये आप क्या हो गया नेक्स्ट। ओके, अब देखिए एक लास्ट टॉपिक जो है, अब हम करते हैं डिफरेंसेस, व्यापारिक बैंक और आरबीआई बैंक की तुलना। कॉमर्शियल बैंक, इनकी तुलना करेंगे। पहला आता है लाभ, आधार बना लेते हैं इसको बेस से। तो देखिए आरबीआई, कॉमर्शियल बैंक जितने भी काम करते हैं किसके लिए करते हैं, लाभ कमाने के लिए करते हैं। कॉमर्शियल बैंक का प्रमुख उद्देश्य, इनका उद्देश्य की बात करें, उद्देश्य बेस ले लेते हैं हम, उद्देश्य। तो कॉमर्शियल बैंक का उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना, और व्यापारिक बैंक और आरबीआई का उद्देश्य क्या है, साख को नियंत्रित करना। तो समझ गए, इसका उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना, और इसका बैंकिंग व्यवस्था उनको नियंत्रण करना। ये हो गया। एक आता है कॉमर्शियल, दूसरा आता है ऋण से संबंधित। तो व्यापारिक बैंक जनता को ऋण देती है और आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को ऋण देती है। ये अंतर आ गया समझ में। सेकंड, कॉमर्शियल बैंक जनता को ऋण देते हैं और आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को ऋण देते हैं। तीसरा, प्रत्यक्ष संपर्क। कॉमर्शियल बैंक, जो व्यापारिक बैंक है वो जनता से सीधा संपर्क करते हैं, प्रत्यक्ष संपर्क। हम व्यापारिक बैंक के पास ही तो जाते हैं, ना कि आरबीआई के पास। तो ये जनता से प्रत्यक्ष संपर्क रखते हैं, और जबकि आरबीआई जनता से कोई प्रत्यक्ष संपर्क नहीं रखती है। ये हो गया इसका तीसरा अंतर। फोर्थ देखिए, नोटों का निर्गमन। आरबीआई के द्वारा नोटों का निर्गमन किया जाता है, जबकि कॉमर्शियल बैंक के द्वारा ऐसा नहीं किया जाता। कॉमर्शियल बैंक के द्वारा केवल क्या किया जाता है, उसके पैसों का लेन देन किया जाता है। तो ये हो गया अंतर। नेक्स्ट आता है आरबीआई साख का नियंत्रण करती है, जबकि ये क्या करती है, साख का नियंत्रण की बजाय लाभ कमाने का उद्देश्य रखती है। तो अब ऐसे अंतर आप आरबीआई कॉमर्शियल बैंक में बना सकते हो। मैं दोनों ही चीज़ आपको पढ़ा चुकी हूँ, व्यापारिक बैंक भी पढ़ा चुकी हूँ और आरबीआई भी। तो इन दोनों में अंतर आप समझ सकते हैं। ओके, ठीक है। तो आज कौन कौन सा हो गया, आरबीआई क्या है, आरबीआई के फंक्शंस हो गए, उनका स्ट्रक्चर हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी हो गई। ये सभी चीज़ें आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसमें हम क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन से बनेंगे। तो देखिए, आरबीआई की मौद्रिक नीति को समझाइए। उपकरण भी। आरबीआई का स्ट्रक्चर बनाइए।
नेक्स्ट आता है आरबीआई व कॉमर्शियल बैंक्स की तुलना कीजिए। आरबीआई के कार्य समझाइए। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन आप कर लेना। आप दोनों वीडियो से लेक्चर 5 और 6 से आप ये समझ सकते हैं, ये सारे क्वेश्चनों के आंसर शाख नियंत्रण वाला हमने पहले समझ चुके हैं, तो आप ये पहले वाले वीडियो में देख लेना। आज के लिए इतना ही, और अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम हो तो आप विद्यालय के नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।